वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का प्यार और जो सपोर्ट मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिला है उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़कर मैं आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद है कि इसी प्रकार से ये रिस्पॉन्स जो है वो आगे भी मिलता रहेगा। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है आज एक नई लेक्चर सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। और जैसा आप जो है स्क्रीन के ऊपर टाइटल भी देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी थ्रू एजिज। इस विषय को बहुत पॉपुलरली वर्तमान समय में हम हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ज्योग्राफी की यदि बात करी जाए तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। और थोड़ा सा बाद में चल के इसमें एक और टाइटल भी जो है वो ऐड हो गया था कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज होम ऑफ मैन। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के धरातल का जो अध्ययन है वो भूगोल कहलाता है। और यदि हम जो है वो समय की जो यात्रा रही है, खासकर ज्ञान की, जो नॉलेज की जो डेवलपमेंट रही है, अगर उस नॉलेज की डेवलपमेंट में हम देखें तो हम पाएंगे कि जब से इंसान ने अपना होश संभाला है तभी से ज्योग्राफी जो है वो सब्जेक्ट और उसके साथ रुचि जो है वो इंसान की बनी रही है। क्योंकि आदि मानव के समय की भी यदि हम जो है वो बात करें तो आदि मानव भी जब शिकार खेलने के लिए पशुओं के पीछे दौड़ता था तो उस दौड़ के दौरान वो बहुत लंबी यात्रा तय कर जाता था। और कभी कभार जब वो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे एक नए प्रदेश में प्रवेश करता था तो वो भी महसूस करता था कि उसके प्रदेश की जो प्राकृतिक पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं वो इस समय वो जहां पर खड़ा है वहां से पूर्ण रूप से भिन्न है। और ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट जो हमारा है वो कुछ इसी प्रकार की जो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, जो रीजनल डिफ्रेंशिएशंस हैं, जो कोरोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में जो है वो अध्ययन करता है। तो यदि हम जो है इसके विषय के बारे में बात करें कि इसका कब से उत्थान रहा है तो इसको हम आदि मानव के समय के साथ जो है वो जोड़कर देख सकते हैं। आज इस लेक्चर सीरीज में हम एक ओवरव्यू जो है उसके बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जो समय अवधियां रही हैं जिनमें बहुत सारे लोगों के द्वारा योगदान दिया गया है। ज्योग्राफी का जो नॉलेज था, जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था, उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में बहुत सारे लोगों ने योगदान अपना दिया है। तो उसके विषय में और वो अलग अलग समय अवधियों को किन किन नाम से और कौन कौन सा वो समय रहा है जब वो अवधियां रही हैं, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू जो है इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और इसके बाद जो है ठीक इसी प्रकार से एक सीक्वेंस के अंतर्गत, यानी जिस सीक्वेंस में आज हम एक ओवरव्यू के रूप में जो ज्योग्राफी की यात्रा है इसको पढ़ेंगे, उसी के सीक्वेंस में जो है आगे आने वाले जो लेक्चर हैं वो भी उसी सीक्वेंस का हिस्सा जो है वो रहेंगे। तो आइए यदि इस विषय को हम जो है वो स्टार्ट करें और हम बात करें ज्योग्राफिकल थॉट की या ज्योग्राफी थ्रू एजिज की, तो कई सारी जो पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। और उन्हीं में से एक टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो ये टाइम पीरियड होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। और मैं यहाँ पर जो समय इसका रख रहा हूँ वो 900 बिफोर क्रिस्ट जो है उससे पहले का जो समय है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ क्लासीफाई हुआ है। मेरे इस लेक्चर का जो आधार है वो पीई जेम्स के द्वारा लिखी गई ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, एसडी मौर्य के द्वारा लिखी गई ज्योग्राफिकल थॉट की किताब, बीसी जाट के द्वारा लिखा गया भौगोलिक चिंतन का इतिहास, और इसके साथ साथ जो आरडी दीक्षित के द्वारा लिखी गई ज्योग्राफिकल थॉट की जो किताब है ये आधार है इसका। और उन्हीं अध्ययन के आधार पर जो है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको मेरा अपना मानना है कि इसको यदि हम 900 बीसी से पहले का रखें तो वो ज़्यादा उचित रहता है। कई सारी जगह पे इसको 1200 बीसी से पहले भी लिखा जाता है, लेकिन मैं 900 बीसी इसको इसलिए कह रहा हूँ कि 900 बीसी के आसपास जो है पहला जो ज्योग्राफर की संज्ञा जिसको दी जाती है, हालांकि ज्योग्राफर तो उसको हम ना भी कहें, लेकिन वो जो कवि रहे हैं होमर जिनका नाम था, उनके द्वारा लिखा गया पहला जो ग्रंथ है वो हमें 900 बीसी के आसपास के समय का मिलता है। और उससे पहले के ऐसे कोई भी अवशेष जो है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं जिसमें एक क्रमबद्ध रूप में चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हों। तो इसीलिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ज्योग्राफी का, ये आप ध्यान दीजिएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी।
तो ये 900 BC जो है यहाँ पर इसको कंसीडर किया है। और इसमें यदि हम जो है वो बात करें तो एंशियंट जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो इस समय के दौरान रहा। इस समय पर बहुत सारी सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है। हम चाहे बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन रही है उसकी बात करें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, फोनिशियन सिविलाइजेशन की बात करें, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हमें मिलती हैं, उन सभ्यताओं में भी कुछ अवशेष जो है वो हमें इस प्रकार के प्राप्त होते हैं कि ये लोग जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसको रखते थे, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण के या वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं के कुछ दीवारों के ऊपर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो दी है उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि उनको भी जो है दे आर आल्सो ट्राइंग टू डेवलप सम ऑफ द नॉलेज, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दे वांट्स टू ट्रांसफर दैट नॉलेज टू देयर सक्सेसर्स। अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे कार्य जो है इनके द्वारा किए गए। हालांकि बहुत सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट थी ज्योग्राफी की या जो नॉलेज है उसकी इस समय के दौरान नहीं रही, और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट भी जो है वो नहीं थी, यानी विषय कोई स्पेशल नहीं था। बहुत सारे विषयों का एक संग्रह जो है वो इस दौरान रहा। और इसमें यदि हम इजिप्शियन और सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है इसके नॉलेज की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे जो सिंबल्स हैं जो वर्तमान समय में हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, अलजेब्रा में यूज करते हैं, वो इन्होंने डिवाइस किए। हालांकि वर्तमान समय में जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है वो इनसे भिन्न थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट था वो मैथमेटिकल जो डेवलपमेंट थी वो इन इजिप्शियन और जो सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी इनके द्वारा कुछ ऐसे सिंबल जो है वो विकसित किए गए थे। और ऐसा वर्णन जो है वो मिलता है क्योंकि ये माया सभ्यता के आसपास जो है हम यदि बात करें तो उनका अपना एक कैलेंडर भी था। पीछे भी एक हाइप जो है वो चला था कि माया सभ्यता का जो कैलेंडर है वो 2012 में ख़त्म हो रहा है, शायद इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाए। तो वर्तमान समय में हम 2020 में बैठे हैं, लेकिन जो भी बात हो यहाँ पर बात यह है कि ये लोग जो है वो जो गणनाएं थी स्टार के बेसिस पे वो करने में सक्षम थे, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस थी वो करने में सक्षम थे, और पूरे साल को इन्होंने जो है वो 360 दिनों में विभाजित किया हुआ था कि यदि समय की गणना करनी हो कि जो आज परिस्थितियां हैं वो कितने समय के बाद फिर से आ जाएंगी, तो इन्होंने 360 दिन में जो है साल को डिवाइड किया हुआ था। हालांकि ये डिवीजन गलत है, इसमें 5.25 है डे वो डेफिसिट है, लेकिन एनी हाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट दे हैव डिवाइडेड इन 360 डेज द एंटायर ईयर। और सुमेरियंस की यदि बात करी जाए तो इन 360 दिनों को उन्होंने 12 महीनों में और हर एक महीने को 30 समान दिनों में जो है विभाजित किया हुआ था। और जो जोडेक जो सर्कल होता है जिसके आधार पे हम वर्तमान समय में भी बहुत सारी राशियों की गणना करते हैं, जो भारतीय जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उस एस्ट्रोलॉजी में कई सारी राशियां दी जाती हैं, जिसमें हम मेष की बात करें, मिथुन की बात करें, वृश्चिक की बात करें, या फिर जो है पाइसिस की बात करी जाए, कुंभ की बात करी जाए, तो ये कई सारी 12 राशियां जो हैं वो बेसिकली होती हैं। तो इन्होंने 360 जो पार्ट्स हैं इस सर्कल जो जोडेक का सर्कल है उसको 360 भागों में डिवाइड किया हुआ था, ताकि सूर्य की जो मूवमेंट है उस मोमेंट की गणना जो है ये लोग सफलतापूर्वक कर सके। और बाद में हिपार्कस ने जो सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया था तो वो डिवीजन भी जो है, हालांकि वो पहली बार सर्कल को डिवाइड किया गया था और ये जोडिक सर्कल की बात थी, लेकिन ये नहीं, ये भी जो है हालांकि उसका श्रेय हिपार्कस को ही जाता है, क्योंकि उनका संदर्भ जो था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को निर्धारित करने के संदर्भ में था। और यहाँ पर यदि जो है वो बात करी जाए तो ये सूर्य की जो गणना है उसके संबंध में चीज़ों को निर्धारित कर रहे थे, लेकिन सर्कल को 360 भागों में यहाँ पर जो है इसी समय पर भी विभाजित कर दिया गया था। और फिर इसमें यदि हम जो है बात करें प्री बेबीलोनियन अगर सिविलाइजेशन की बात करी जाए या फिर असीरियन जो सिविलाइजेशन थी उसकी बात करी जाए, तो चंद्रमा का जो प्रभाव है या तारों का जो प्रभाव है ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर, ब्रांचेज जो है जिसको एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है,
वर्तमान समय में भी बहुत सारे जो ज्योतिष विज्ञानी हैं उनको आप देखेंगे तो इन चंद्रमा की या बाकी जो सितारे हैं, बाकी जो ग्रह हैं, इनका मानव के कार्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जो कुछ गणनाएं जो हैं ये बेबीलोनियन और एसीरियन सिविलाइजेशंस के दौरान भी जो है वो करी गई हैं। और जो फोनिशियन जो सिविलाइजेशन थी, हालांकि इससे पहले जो चीज़ें थी वो मतलब कोई ऐसी लिपि नहीं थी, कोई निर्धारित वर्णावली नहीं थी जिसके आधार पर चीज़ें लिखी जाती थी। कुछ भी सिंबल जो है वो बना दिए जाते थे और इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें आज के समय पर भी हमें अज्ञात हैं। लेकिन पहली बार एक जो लिपि जिसको हम कहते हैं उसका जो निर्धारण किया गया था वो फोनिशियंस के द्वारा किया गया था और इनको इसीलिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का जो है वो नाम दिया जाता है। और फोनिशियंस ने जो अल्फ़ाबेट डिवाइज करे थे वो सारे के सारे कंसोनेंट्स थे। और उनके बाद जो है जो ग्रीक सिविलाइजेशन आई, ग्रीक सिविलाइजेशन में कुछ 5 जो शॉर्ट वावल्स हैं वो भी इन्होंने ऐड कर दिए और अंग्रेजी भाषा के जो 26 वर्ण अल्फ़ाबेट जिनको हम कहते हैं वो कुछ इसी प्रकार से निर्मित हुए थे। और ज्योग्राफिकल नॉलेज इस समय पर क्या था, टोपोग्राफिकल फीचर, पर्वतों का पाया जाना, नदियों का पाया जाना, कुछ तो अलग तरह की स्थलाकृतियों का विकास होना, जंगलों का पाया जाना और इसी प्रकार का कुछ जो वर्णन था वो एक ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो इस समय तक समझा जाता था। और इसके बाद यदि हम जो है वो बात करें, जो सेकंड पीरियड इसके बाद आया उसको हम एंशियंट क्लासिकल पीरियड कहते हैं। और 900 ईसा पूर्व से लेके और 300 जो एडी का समय है ये एंशियंट क्लासिकल पीरियड रहा है। और इसको क्लासिकल पीरियड देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो समय था जब ये जो नॉलेज था इस नॉलेज की सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुई थी, यानी एक क्रमबद्ध रूप में ज्ञान का जो विकास था, प्रचार और प्रसार था, वो इस समय अवधि में हुआ था। और इतना बेहतर हुआ था कि उसके बाद कई हजार साल का समय लग गया दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचने में, क्योंकि बीच में जो है कुछ एक गैप जो है वो डार्क एज की वजह से आ गया था। तो इसीलिए इसको एंशियंट क्लासिकल पीरियड का नाम जो है वो दिया जाता है। और 900 ईसा पूर्व से 300 एडी के बीच का जो है ये समय रहा। और दो लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक ग्रीक जो स्कॉलर्स रहे हैं और दूसरा जो रोमन स्कॉलर्स रहे हैं। देखिए इसके अलावा भी जो है संसार के अन्य भागों में भी जो नॉलेज की डेवलपमेंट है वो अपने लेवल पर डेवलप हो रही थी, लेकिन इस पीरियड को जो श्रेय दिया जाता है, जो क्रेडिट दिया जाता है ग्रीक्स और रोमन्स को, उसका कारण ये है कि संसार के अन्य भागों में, चाहे भारत की बात करें चाहे चाइना की बात करें, यहाँ पर इतना सिस्टमेटिक रूप से जो डेवलपमेंट थी साइंस की वो नहीं हो रही थी। बल्कि ज्योग्राफी के केस में तो यदि बात करी जाए तो कहीं कहीं पर बहुत लंबे गैप के बाद कई सारे ग्रंथों में जो है वो ऐसे जिक्र देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस जो है एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट थी। और इसीलिए इस क्लासिकल पीरियड में हम केवल ग्रीक और रोमन्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। एजियन जो सी है, अगर आप भूमध्य सागर में देखेंगे तो भूमध्य सागर के दाएं तरफ अगर आप जो है वो मैप आपके सामने रखा हो तो आपके राइट हैंड की तरफ आप एजियन सी को लोकेट करेंगे तो वो एजियन सी की जो लोकेशन थी उसके दोनों तरफ जो है ये ग्रीक जो साम्राज्य था वो पनपा हुआ था। और बहुत सारे आइडियाज जो है वो ग्रीक्स के भी, हालांकि हमने बात करी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, हमने बात करी सुमेरियन सिविलाइजेशन की, तो बहुत सारी जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट थी, या इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो है वो बात करी जाए या असीरियंस की बात करी जाए, और तो ये सारी सिविलाइजेशंस में एस्ट्रोनॉमी और खासकर जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस थी ना वो कैलकुलेशन विकसित हो रखी थी। और इन ग्रीक और रोमन्स ने भी जो बेसिक आइडिया था एस्ट्रोनॉमी का, मैथमेटिक्स का, जियोमेट्री का, वो इन इजिप्ट और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशंस थी इन्हीं से जो है वो डिराइव किया था, यानी बेस इनका भी जो है वो इन्हीं के द्वारा, इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस जो सिविलाइजेशन है इनके द्वारा डेवलप किए गए जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी उसी के ऊपर आधारित था। और ग्रीक्स जो है इनको बेसिकली श्रेय दिया जाता है कि एक ज्योग्राफी का जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है वो इन ग्रीक पीरियड के दौरान जो है वो हुई है।
क्योंकि पहले ग्रंथ की यदि बात करी जाए, हम इलियाड की बात करें तो होमर का जिक्र आता है लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास। फिर जो है 800 ईसा पूर्व के आसपास जो है ओडेसी का आता है, जिसमें ओडेसिस की जो यात्रा है उसका वर्णन मिलता है। और बहुत सारे ऐसे जो ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन वहाँ देखने को मिलता है। और इसके बाद तो जो है यदि हम थेल्स की बात करें, एनेक्सीमेंडर की, हेक्टियस की, हेरोडोटस की, प्लेटो की, एरिस्टोटल की, तो बहुत एक सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट थी ज्योग्राफी की वो इस समय के दौरान रही। और ज्योग्राफी का जो नॉलेज था, जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था, या जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो मेजरमेंट थी, और या फिर हम मैप की डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मैप एक स्केल के ऊपर मैप का तैयार होना, और या फिर उस मैप के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का ड्रॉ होना, और उन्हीं में सुधार का जो है वो आगे होते रहना, तो ये एक कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि मैप कहा जाता है कि मैप इज़ द एसेंशियल टूल ऑफ ए ज्योग्राफर। लाइक वी नीड एयर टू लिव, सिमिलरली ए ज्योग्राफर नीड ए मैप टू मूव ऑन। तो उसी प्रकार से उस मैप की जो गणना थी, उस मैप के जो बनाना था, उसमें जो सुधार थे वो इस समय पर जो है वो बहुत ज़्यादा किए गए। और इसीलिए इसका जो है हम एंशिएंट क्लासिकल पीरियड का नाम जो है वो इस पीरियड को देते हैं। और रोमन्स में भी अगर जो है हम बात करें तो बहुत सारे जो रोमन्स हैं उनका भी योगदान आता है, जिसमें स्ट्रैबो और टोल्मी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया ज्योग्राफी का ग्रंथ 17 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। टोल्मी के द्वारा लिखी गई आल्मा जेस्ट, जिसमें सारे के सारा जो देशांतर और जो अक्षांश हैं इनकी गणनाओं के बारे में जो है पूरा का पूरा जो जिक्र है वो मिलता है। तो इस समय अवधि में जो है बहुत बेहतर तरीके से ज्योग्राफी जो है वो डेवलप हुई। लेकिन 300 ईसा पूर्व के बाद जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन जो है वो आरंभ होता है, तो उसी के साथ एक अंधकार युग का जो है वो उदय होता है। और ये अंधकार युग यूरोप के संदर्भ में 1350 एडी तक चला। लेकिन अगर हम जो है अरब के केस में इसको देखें तो ये केवल 800 एडी तक था। 350 से 800 एडी तक ये रहा अरब का जो एरिया था वहाँ पर, और 1350 एडी तक ये रहा यूरोपियन के एरिया में। और कारण इसका जो है वो हम सभी जानते हैं कि जो धर्म था वो धर्म ने इस टाइम पे जो है वो सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया था। क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस इस एरिया में आ गया था, और पोप या फिर उसके जो अनुयायी है वो उसी प्रकार से जो ज्ञान था, जो ग्रीक और रोमन्स ने जो साइंटिफिक बात करी थी, उन साइंटिफिक बातों को उस संदर्भ में लेकर जो है वो प्रयोग करते थे, ताकि जो चर्च की शिक्षाएं हैं उनको प्रचार किया जा सके, प्रसार किया जा सके, और उनको सत्यापित भी जो है वो किया जा सके। यानी ये जो क्रिश्चियन जो इस टाइम पे डोमिनेंस था वो कहता था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है और यरूशलेम इसके केंद्र में स्थित है। और ऐसी बात जो है थेल्स के द्वारा, अनेक्सीमेंडर के द्वारा करी गई। हालांकि इसको जो है एरिस्टोटल ने बाद में प्रूव कर दिया था कि अर्थ इज नॉट अ फ्लैट डिस्क बट रादर इट्स ए स्फीरिकल शेप। और प्लेटो ने भी जो है इसके बारे में बात कर दी थी, लेकिन इन्होंने केवल उन लोगों के जो संदर्भ हैं उनका प्रयोग किया जिसके आधार पर जो चर्च की शिक्षाएं हैं और जो क्रिश्चियनिटी कहती है उसको मनवाया जा सके लोगों से। और इसमें समय के दौरान जो है एक भी जो साइंटिफिक जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ, उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया। और ये जो डार्क एज थी ये ज्ञान के संदर्भ में थी, नॉलेज के केस में थी, और ये जो है वो यूरोपियन एरिया में सबसे लंबी जो है वो चली। और इस दौरान एक मैप भी जो है वो तैयार किया गया था जिसको T/O मैप का नाम दिया जाता है। यानी ओ शेप में जो है इन्होंने एक फ्लैट डिस्क जो है उस फ्लैट डिस्क के रूप में जो अर्थ है उस अर्थ को उन्होंने कंसीडर किया, और टी की उसने जो है शेप रखी, यरूशलेम जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखा, और इसीलिए इसका जो ओरिएंटेशन था वो ओरिएंटेशन भी ईस्ट हो जाता है, क्योंकि ईस्ट को यदि हम ऊपर रखेंगे तो यरूशलेम जो है वो सेंटर में आता है। और उससे पहले के यदि आप जो है हिपार्कस के, एरिस्टोथनीज के, हेक्टियस के, हेरोडोटस के, इन सभी के मैप अगर आप देखें तो वो नॉर्थ ओरिएंटेड मैप जो है वो रहे हैं सारे के सारे। और फिर यदि जो है बात करी जाए कि इसी समय के दौरान जो अरब का जो एरिया था, अरब के एरिया में जो अरब का सम्राट था, उस अरब के सम्राट ने बहुत सारा ज्ञान का जो है वो विकास की तरफ वो बढ़े। और 800 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व नहीं, 800 एडी से 1300 एडी के बीच में जो अरब ज्योग्राफर्स थे
उनका बहुत एक बेहतर जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिला। हालांकि बहुत सारी जो नई डेवलपमेंट है वो तो इस समय के दौरान भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो साइंटिफिक एफर्ट्स थे या जो वॉयेज थी, एक्सपेडिशंस थे, जो खोज यात्राएं थी, वो बहुत सारी जो है इस इस्लामिक एरिया के द्वारा जो है वो करी गई। और बगदाद जो है इनका एक इंटेलेक्चुअल सेंटर के रूप में विकसित हुआ। ग्रीक्स के द्वारा लैटिन के में, पर्शियन में, संस्कृत में जो किताबें लिखी गई थी उनका जो अनुवाद था वो इस बगदाद की लाइब्रेरी में किया जा रहा था। और सूर्य सिद्धांता जो एक ग्रंथ है भारत का, उसका जो ट्रांसलेशन था अरेबिक लैंग्वेज में, वो इस समय पे एक माइलस्टोन की भांति जो है काम करता है। और उसी के आधार पर जो एस्ट्रोनॉमी की जो डेवलपमेंट थी अरब के एरिया में, जिसको अरब एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वो यहाँ पर विकसित हुई। और ग्रीक, रोमन, इरानियन, चाइनीज और इंडियंस, इन सभी से जो है, क्योंकि आप इब्न बतूता की बात जो है यदि हम करें या अल मसूदी की भी बात करें तो बहुत सारी उनकी यात्राओं के वर्णन जो है वो चाइना और भारत में भी मिलते हैं। तो इन लोगों ने अपनी जो है वो यात्राएं करी इन क्षेत्रों में, और यहाँ पर जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, उसको इन्होंने जो है इकट्ठा किया। और प्राचीन ज्ञान के अलावा जो है एस्ट्रोनॉमी की बात करें, फिजिकल या रीजनल ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, अल मसूदी के बहुत जो है वो विस्तृत वर्णन मिलते हैं चाइना की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी के रूप में। और इसके अलावा जो है वो रिवर किस प्रकार से मैदानों का निर्माण करती हैं उसके बारे में भी कई सारी जगह जो है वो जिक्र मिलते हैं। तो फिजिकल और रीजनल ज्योग्राफी के जो डेवलपमेंट थी उसमें इन अरब ज्योग्राफर्स के द्वारा जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया जाता है। और 1300 ईस्वी के बाद एक रेनेसा पीरियड आता है, पुनर्जागरण का युग आता है, जब लोग ये महसूस करने लग जाते हैं कि हम वास्तव में जो है एक अंधकार के युग में जी रहे हैं और इस प्रकार से जो है वो जीवन नहीं जिया जा सकता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए ज्ञान की, नए स्थानों की खोज करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी का नाम भी दिया जाता है। लगभग 400 साल का ये समय रहा जब ये जो यूरोपियंस थे, ये यूरोपियन अपने यूरोप के क्षेत्र से जो है बाहर जाने लगते हैं, नए स्थानों की खोज करने लगते हैं, उन जगह पर मिलने वाली चीज़ों का अध्ययन करने लगते हैं। तो 1300 से 1700 एडी तक का ये समय रहा। इसमें मार्को पोलो की बात करें, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, वास्को डी गामा की बात करें, फ्रेडलिन मैगलेन की बात करें, तो ये कुछ जो हैं वो मुख्य जो अन्वेषक, इनको कह लीजिए एक्सप्लोरर, डिस्कवरर जो है, इनको हम कह सकते हैं, ये इस समय के दौरान रहे जिन्होंने अनेक जो है वो समुद्री यात्राएं करी और संसार के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग हैं उन समुद्री मार्गों को इन्होंने खोजा। और इसके बाद जो औद्योगिक क्रांति आई यूरोप के एरिया में, उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कच्चे माल की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो कोलोनाइजेशन किया गया, वो कोलोनाइजेशन असल में इन्हीं डिस्कवरीज का परिणाम था। इसी डेटा के आधार पर जो है वो सारे के सारे एरिया को इन लोगों ने बाद में जो है वो, चाहे अफ्रीका की बात करें और चाहे एशिया की बात करें, जो कोलोनाइजेशन था यूरोपियंस के द्वारा, वो इसी प्रकार से किया गया। और अभी तक जो है 1300 एडी तक भी यदि बात करी जाए तो पूरा जो वर्ल्ड था उस वर्ल्ड में यूरोप, लीबिया और एशिया, तीन ही जो है वो बड़े कॉन्टिनेंट माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है वो वेस्ट इंडीज़ पहुँच जाना उनका, और फ्रेडलिन मैगलेन के द्वारा जो है वो अमेरिकाज की जो खोज है उसका करना, और जिसको न्यू वर्ल्ड का भी जो है वो नाम दिया गया था। जेम्स कुक भी जो है इस समय के दौरान एक मुख्य जो है वो खोजी यात्री रहे हैं और उन्होंने भी कई सारे जो नए स्थान हैं उनकी खोज करी हैं। तो यहाँ पर अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये कुछ जो नए प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस की डिस्कवरी करी गई, उनके समुद्री मार्ग जो है वो खोजे गए, उनके बारे में वृत्तांत लिखे गए कि किस प्रकार का जो भूगोल है वहाँ पर पाया जाता है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण कुछ जो सिद्धांत थे वो इस समय पर डेवलप किए गए। यदि हम जो है बात करें, अब से पहले जो व्यू था वो जियोसेंट्रिक व्यू था, यानी सभी के सभी जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे के सारे जो बाकी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने जो है यहाँ पर पहली बार हेलियोसेंट्रिक जो व्यू था उसको प्रेजेंट किया और बताया
कि ब्रह्मांड के केंद्र में असल में सूर्य है और सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी और बाकी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये एक नई खोज हुई और केपलर के द्वारा जो है जो प्लैनेट्स का पाथ था कि इलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर नहीं होता है। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज करना जिससे नए ग्रहों को हम जो है वो खोजने में सक्षम रहे। न्यूटन के द्वारा जो ग्रेविटी का जो लॉ है उसका प्रतिपादन होना और मर्केटर के द्वारा, क्योंकि ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इसको हमने नाम दिया है और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में हमें आवश्यकता है मानचित्रों की, उन मानचित्रों की जो नेविगेशन में हमारे लिए सहायक हों। और ऐसे ही एक मानचित्र का निर्माण जो है वो मर्केटर ने अपने प्रक्षेप के ऊपर किया, प्रोजेक्शन पे किया, जिसके ऊपर लेक्सोड्रोम यानी दो स्थानों के बीच को अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें जिसको रंब लाइन कहा जाता है तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है और दूरी की गणना के आधार पर उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा एक प्रक्षेप भी जो है वो इस समय पे दिया गया। और इसके अलावा स्पेशल या रीजनल ज्योग्राफी और जर्नल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बर्नार्ड वॉर्ने 1650 के आसपास जो है इनके द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार जो है वो ज्योग्राफी को भी क्लासिफाई करने का प्रयास जो है इस समय अवधि में किया गया। फिर यदि हम जो है एज ऑफ एनलाइटमेंट यानी एक नई जो चीजें हैं अभी हम ढूंढ रहे थे, अब हमने उनको लॉजिकली कंपाइल करना शुरू कर दिया। तो 18वीं शताब्दी का ये समय जो है आता है 1700 से लेकर 1800 एडी तक का। और बोइस की बात करी जाए, गेटरर की बात करें, फ्रॉस्ट ब्रोदर की बात करें, इमैनुअल कांट फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज विच वाज प्रोवाइडेड बाय द जर्मन स्कॉलर इमैनुअल कांट। पहली बार कि किस प्रकार से हम जो ज्ञान है, जो नॉलेज है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और उसको सिस्टमेटिक और जो स्पाशियल साइंस जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसमें कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि एक ही तरह के फिनोमिना का जो स्टडी करती हैं उनको हम जो है नाम दे सकते हैं लॉजिकल क्लासिफिकेशन का। यानी बॉटनी केवल पेड़ों की अध्ययन करता है, जूलॉजी केवल जानवरों का अध्ययन करता है, केमिस्ट्री केवल केमिकल कंपाउंड को स्टडी करती है। तो ये सारा का सारा जो अध्ययन था वो उन्होंने कहा लॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक था फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी समय और स्थान के संदर्भ में जो अध्ययन करती हैं विज्ञाने उनको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर उन्होंने ज्योग्राफी को रखा एज ए स्टडी ऑफ प्लेसेस और हिस्ट्री को रखा एज ए स्टडी ऑफ टाइम। तो ये पहली बार जो है, क्योंकि अभी तक एनसाइक्लोपीडिया टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट थी नॉलेज की वो हो रही थी, यानी ज्ञान का संग्रह हो रहा था, उसका क्लासिफिकेशन दिशा नहीं थी कोई, वो दिशा देने का काम जो है इस एज के दौरान इमैनुअल कांट ने किया और इसीलिए इसको एज ऑफ एनलाइटमेंट का नाम दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद आता है हम्बोल्ट और रीटर का एक पीरियड जिसको मॉडर्न क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि जितना ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो बहुत बेहतर तरीके से विकसित हुआ था एंशिएंट क्लासिकल पीरियड में ग्रीक और रोमन के समय पे, उतना ही बेहतर रूप में यहाँ पर इन दो जर्मन स्कॉलर्स के द्वारा जो है वो ज्योग्राफिकल नॉलेज को डेवलप किया गया। इसलिए इसको मॉडर्न क्लासिकल पीरियड का नाम दिया जाता है। और पी.ई. जेम्स ने इसको एन एंड एंड ए बिगिनिंग का जो है वो नाम दिया है, यानी एक अंत है। अंत किस चीज़ का है? अंत है उस चीज़ का जहाँ पर लोग जो है वो ज्ञान की खोज में नहीं लगे हुए थे और शुरुआत थी एक नए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की। और ज्योग्राफी के केस में देखिए यदि बात करी जाए तो सिस्टमेटिक जो राइटिंग थी ज्योग्राफी की और एक दिशा के साथ, वो पहली बार जो है वो हम्बोल्ट के द्वारा करी गई थी। हालांकि जो ज्योग्राफिकल जो राइटिंग्स हैं वो ग्रीक टाइम पे भी जो है वो शुरू हो गई थी। और हम्बोल्ट की यदि बात करें तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनका खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉडर्न क्लासिकल पीरियड को एक अलग लेक्चर में देखेंगे, वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और थॉट में अगर देखा जाए तो ऊंचाई का और तापमान का जो संबंध है, मानव और वनस्पति पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के ऊपर बहने वाले एक ठंडे जल की धारा, या फिर जो सदा हमेशा जमे रहते हैं पानी, जहाँ पर उसको परमाफ्रोस्ट का नाम देना, यूनिटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की एकता में विश्वास करना, क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे कई सारे जो योगदान हैं वो हम्बोल्ट के द्वारा इस समय दिए गए। और इन्हीं के एक जो साथी थे रीटर, उनकी यदि बात करी जाए तो इनका मानना था कि अनेकता में एकता है, यूनिटी नहीं है नेचर में। नेचर इट हैज़ अ डाइवर्सिटी बट स्टिल
रीटर बिलीव्स दैट देयर इज ए यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी। और डिडक्टिव मेथड था इनका। आर्डकुंडे जो है इनकी प्रसिद्ध किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी। और फिर यदि हम बात करें इस पोस्ट क्लासिकल पीरियड की, तो ये 19वीं शताब्दी, यानी अब जो है हम 1800 से लेके 1900 के बीच के समय की जो है वो बात कर रहे हैं। और इसमें कई सारे जो ग्रुप थे स्कॉलर्स के वो डेवलप हुए। जैसे जर्मनी में जो है हम्बोल्ट रीटर की बात करी जाए, और उसके बाद भी जो है एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो डेवलप हुआ, और जिसको हम जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और ऑस्कर पास्चल की बात करें, रिस्थोफेन की, हेटनर की, पेंक की, ऑटो स्कल्टर की, वान थ्यूनेन की या वाल्टर क्रिस्टालर की, तो ये कुछ लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था इस जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी का एक बहुत बेहतर ढंग से विकास जो है वो इस समय पर यहाँ वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, क्रिस्टालर का जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, या रिस्थोफेन और हेटनर की बात करें तो कोरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ज्योग्राफी का, वाल्टर पेंक की अगर बात करी जाए तो अल्टरनेट साइकिल ऑफ इरोजन की जो है, ये कई सारे जो सिद्धांत हैं इस समय पर इनके द्वारा विकसित किए गए थे। और ऐसा ही एक स्कूल जो है वो फ्रांस में भी विकसित हो रहा था, जिसमें अगर हम बात करें विडाल डी ला ब्लास की, जीन ब्रून्स की, डेमेजियन की, रेक्लस की, लाप्ले की, मैटॉन की, गोटमैन की, तो ये कई सारे लोग जो हैं वो ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में फ्रांस में भी योगदान दे रहे थे। और इसीलिए इसको फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक जिक्र करूँ तो जर्मन जो स्कूल था वो बेसिकली प्रकृति को सुप्रीम मानता था, और वो विश्वास करता था कि जो नेचर है वो कंट्रोल करती है, और इसीलिए एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से निकल के आया था। लेकिन फ्रांस के जो लोग थे उनका मानना था कि हर जगह संभावनाएं हैं, और पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से जो है उभर के आया था। और इसी समय पर ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में भी मकिंडर की बात करें, जिन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो हार्टलैंड थ्योरी है वो बहुत बेहतर ढंग से, हार्बर्टसन की बात करें, एल डी स्टाम की बात करें, चोरले, हैगेट, रॉक्सी, वोल्ड्रिज, चिसोल्म, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर भी काम कर रहे थे। हालांकि जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी था इसमें कुछ लोग जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ भी जो है बढ़ रहे थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग, जिसे चिसोल्म की बात करी जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ भी जो है इनका रुझान था, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था वो ब्रिटेन के एरिया में आ गया था, और इकोनॉमी के बारे में रिसर्च जो है वो होने लग गई थी। और इसी संदर्भ में बात भी हो रही थी कि हाउ ज्योग्राफी कैन हेल्प अस टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी, और हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और इसी संदर्भ में कई सारी जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पर ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा भी जो है वो प्रतिपादित करी गई थी। और अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की देखिए यदि बात करी जाए तो इसमें डेविस जो है इसके मुख्य लीडर रहे हैं। इसके अलावा जेफरसन की यदि बात करी जाए प्राइमेट सिटी में, सैंपल की बात करी जाए, ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बहुत कड़ी जो है वो समर्थक थी। हंटिंगटन की बात करें, बोमैन की बात करें, टेलर बेसिकली जो है ये नियो डिटर्मिनिज्म, यानी ये पहली बार एक सिद्धांत लेकर आए कि ना तो प्रकृति सुप्रीम है ना मानव सुप्रीम है, बल्कि दोनों के बीच का सामंजस्य होता है, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना गया। कार्ल सावर की यदि बात करी जाए तो कल्चरल ज्योग्राफी में जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट इनके द्वारा रही। बरो की यदि बात करी जाए तो इकोलॉजिकल जो ज्योग्राफी थी वहाँ इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन उसमें मिलता है। और इसी के अलावा इसी समय पर सोवियत जो रसिया था वहाँ पर भी लोमोनोसोव की बात करें, डोकनेव की बात करी जाए, गेरिस्मोव की बात करी जाए, तो ये लोगों ने भी जो है एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं उनका लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, इसको लेकर जो है काफ़ी जो विस्तृत एक अध्ययन जो है इनके द्वारा करे गए थे। और इसके बाद फिर आती है हमारी कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी, जो 1900 के बाद शुरू होती है और वर्तमान समय में भी जो है इसको रखा जाता है। और इसमें कई सारे पार्ट हैं इसके भी, जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो एक समय ऐसा था कि जब लोग मैथमेटिकल जो ज्योग्राफी है उसकी डेवलपमेंट का में काफ़ी रुचि दिखा रहे थे।
और कोई भी नई थ्योरी कॉन्सेप्ट को अगर वो प्रतिपादित कर रहे थे, प्रोपाउंड कर रहे थे, प्रपोज कर रहे थे, तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उनका हिस्सा होती थी। और जैसे जिप के द्वारा दिया गया रैंक साइज रूल का जो सिद्धांत था, या फिर नियरेस्ट नेबर एनालिसिस था, एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, ये कई सारे जो है वो यानी मैथमेटिक्स को जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेस ज्योग्राफी में दिया गया। और दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो इतना ज़्यादा मैथमेटिकल ज्योग्राफी को नहीं बनाना चाह रहे थे, और वो कह रहे थे कि ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है उसकी आज भी उसी परिभाषा को देखिए कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन है। तो हम मानव का स्थान जो है वो लुप्त करते जा रहे हैं इस मैथमेटिक्स के पीछे। और वो लोग फिर बिहेवियर को ज़्यादा महत्व जो है वो देते थे। और इसमें राइट की बात करें, किर्क की बात करें, हैगरस्टैंड की बात करें, तो ये लोग ह्यूमन बिहेवियर को जो है ज़्यादा तवज्जो देते थे। और इनका कहना था कि मैथमेटिक्स के पीछे ज़्यादा दौड़ने की बजाय जो हमारा जो केंद्र में आता है अध्ययन के मानव, उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जो है वो चर्चा होनी चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है रेडिकल ज्योग्राफी की यदि बात करी जाए तो वो विकसित हुई। मार्क्सिज्म यानी ये लोग इक्वलिटी में जो है वो विश्वास करते थे कि इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो इस समय पर काफ़ी विकसित हो रहा था, हो गया था। और जो देश की जो पूंजी है वो कुछ लोगों के हाथों में तक सीमित हो गई थी। तो रेडिकल ज्योग्राफर्स जो थे वो इक्वलिटी की बात करते थे, वो बात करते थे कि हर जगह जो है वो समानता होनी चाहिए। मार्क्सवादी विचार जो है इन लोगों के थे। डेविड हार्वे, रिचर्ड पीट की बात करें, क्लार्क यूनिवर्सिटी से जो थे, वहाँ पर इनका संबंध जो है वो रेडिकल ज्योग्राफी से होता है। इसी समय में ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी भी जो है वो एक तरफ विकसित हो रही थी। तुवान जो है इसके मुख्य समर्थक थे। और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में बेसिकली आदमी के संदर्भ में जो अध्ययन है उन अध्ययनों को लेकर जो है बात हो रही थी। और फिर यदि हम बात करें वेलफेयर ज्योग्राफी की, यानी मानव कल्याण के रूप में, डीएम स्मिथ और फ्रैंक जो है वो इसके मुख्य समर्थक थे कि किसको कहाँ से कैसे और कितना जो है वो प्राप्त होता है, और अगर ये होता है तो इसमें जो है हम उन लोगों का कैसे भला कर सकते हैं जहाँ तक ये लाभ पहुँच नहीं पाता है। और फिर इसमें यदि बात करें पॉजिटिविज्म भी था, जो कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का एक जो है वो परिणाम था। अगस्त काम्टे जो है इसके मुख्य एक समर्थक जो है वो रहे हैं। तो ये हमारी जो है, और इसके अलावा ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आता है, कोरोलॉजी वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी आता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमारी अब जो कॉन्टेम्प्रेरी जो ज्योग्राफी है, और वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है उसका ज्योग्राफी में काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और ज्योग्राफी में बहुत सारे जो बेसिक जो स्टडीज़ हैं उन स्टडीज़ से हम थोड़ा सा पीछे जो है वो हट रहे हैं, और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो रिमोट सेंसिंग जीआईएस की तरफ है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मानचित्र जिसको बनाने में मैनुअल मेथड से हमें सालों लग जाते थे, अब कुछ दिनों में जो है उनको हम तैयार कर पाते हैं। और इसलिए जो है यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो ज्योग्राफर्स हैं उनका मेन जो एम्फेसिस जो है वो ज्योग्राफिक एनालिसिस के ऊपर होना चाहिए, बजाय कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के ऊपर एम्फेसाइज करने के। दे शुड एम्फेसाइज ऑन द ज्योग्राफिक एनालिसिस ऑफ द फिनोमिना और द फैक्ट दैट इज स्टडीड बाय देम। तो ये कई सारे जो हैं वो रहे हैं। तो आप अभी इसके बाद जो है एक एक करके हम इन सभी पीरियड्स को जो है वो स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो है जो ड्यूलिज्म रहे हैं और कई सारी जो चीज़ें रही हैं, तो वो ज्योग्राफिकल थॉट या जो हमारा ज्योग्राफी थ्रू एजेस जो है, इस संदर्भ में सारा का सारा अध्ययन जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना अच्छा सपोर्ट मुझे करने के लिए आप लोगों का मैं दिल से जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और निवेदन करता हूं, यदि आप लोगों ने अभी जो है यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन और दबा दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल कर दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लाइव डिस्कशन भी जो है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में सारे की सारी चीज़ें आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। तो इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इन वीडियोज़ को, अगर ये आपके लिए आपको बेहतर लगते हैं,
तो आप इनको शेयर भी ज़रूर जो है किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।